हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज वृत्ति गति में बात करते हैं। हम लोग गति की चर्चा प्रारंभ में कर चुके हैं फिजिक्स में, जैसे हम 11th में इंटर करते हैं तो मोशन, स्टेट, मोशन, रेस्ट मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, मतलब मोशन ही मोशन। और आज देखिए इस मोशन का एक और इमोशन, उसको हम कहेंगे वृत्ति गति। वृत्ति गति स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, इसका एक नंबर का प्रश्न बहुत खास पूछा जाता है कि वृत्ति गति डायमेंशन के लिहाज से कैसी होती है। तो इसमें जो डायमेंशन की बात करते हैं वो हम कहते हैं कि 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि इसमें एक प्लेन में जो पार्टिकल है वो मोशन करता है। एक उदाहरण इसका बहुत मजेदार आपसे पूछा जाता है कि उपग्रह की कक्षीय चाल, जब वृत्ति गति का उदाहरण है तो उपग्रह कोई आकाश में गति करता है ना। तो अब उपग्रह आकाश में गति करता है, फिर इसकी जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझें कि जब हम सर्कुलर पथ की बात कर रहे हैं तो यदि शेप ऑफ द पथ इज ए सर्किल, तो सर्किल की हम बात कर रहे हैं। अब वो चाहे उपग्रह हो भैया और चाहे कोई कार की गति जमीन में हो, तो इस तरह से अब अपन जो है चाहे मौत के कुएं की बात करें, अगर वो सर्किल में है, जमीन में है, जमीन के नीचे है, और चाहे वो उपग्रह की बात करें, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब एक उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वृत्ति गति होती है। इसको आप बताइए कि ये द्विविमीय कैसे है, तो आप ऐसे बता देंगे कि वी आर एक्सप्रेसिंग हियर अबाउट द पाथ ऑफ द मोशन पार्टिकल, है ना, पार्टिकल इन मोशन। तो वो जो पथ है अगर सर्किल में है तो सर्किल में 2 ही डायमेंशन होती हैं, एक्स और वाई, और एक प्लेन में जो मोशन होती है उसको अपन समतली गति, द्विविमीय गति, इस टाइप की गति अपन कहते हैं। आज का प्रश्न थोड़ा सा अलग है कि कैसे कोई जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पथ में गति करता है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। पहले तो प्रश्न की बातें कर लेते हैं, किस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं। इसमें वृत्ति गति में अभिकेंद्र बल करके प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो अपन उसी तरह से बात करते हैं कि अभिकेंद्र बल क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके जो एप्लीकेशन है वो व्यवहार में, उनको आप एक्सप्लेन करिए। इस टाइप के प्रश्न आते हैं। और एक खास प्रश्न भी इसमें पूछा जाता है कि साइकिल सवार जब किसी मोड़ पर आता है तो वह अपने आप को उस वृत्त के केंद्र की ओर या मोड़ के केंद्र की ओर अपने आप को थोड़ा सा झुका लेता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी आज अपन प्रकाश डालने वाले हैं। तो जमाए रहिए अपनी नजरें द्विवेदी फिजिक्स पर। और मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगा कि यदि आपने ये असमंजस पाल रखी है कि इसको हम कैसे लगातार देख सकते हैं, तो आप द्विवेदी फिजिक्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपको हम ये फिजिक्स की नई नई बातें और मनोरंजक तरीके से बताते रहेंगे। आइए आज बात करते हैं अभिकेंद्र बल की। ये बल क्या है, एक सदिश राशि है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। कोई भी वस्तु जब इन मोशन होती है तो उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो जब हम वृत्तीय गति की बात करते हैं तो वृत्तीय गति में जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, वह इस प्रकार से गति करती है कि उसके गति का या चार्ज उसको कह लीजिए तो अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज ऑलवेज चेंज विथ टाइम।
और ये परिवर्तन कैसे होता है, मतलब यदि कोई गतिशील वस्तु ऑब्जेक्ट इन मोशन इस प्रकार से होता है कि उसकी चाल लगातार नियत रहती है, लेकिन समय के साथ उसकी गति की दिशा बदलती रहती है, तब जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन पथ है वो सर्कुलर होता है। और इस दशा में एक और फिर से एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो गति की दिशा है या जो वेग में परिवर्तन की दिशा है वह लगातार वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये वृत्तीय गति होती है। अब इसमें अभिकेंद्र बल क्या होता है, आपने एक टर्म जो सुनी अभी मैं बता रहा था कि वृत्तीय गति में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है विद टाइम, उसका परिवर्तन इस प्रकार होता है कि दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, यानी जो वेग में परिवर्तन की दर है जिसे हम त्वरण कहते हैं, तो ये जो त्वरण होता है वो वेग की दिशा को किस तरह से परिवर्तित करता है, केंद्र की ओर। इसलिए जब वृत्तीय गति की बात करते हैं, अर्थात इस तरह से कहेंगे, जब भी कोई वस्तु या कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसमें एक त्वरण प्रभावी हो जाता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है या सेंट्रीफ्यूगल होती है, अभिकेंद्र होती है, केंद्र अभिमुख होती है, ऐसा कहते हैं इन हिंदी। तो इस कारण से इस त्वरण को हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो बल की परिभाषा है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में होती है ना। मतलब जो बल है, आज हम उस सेंट्रीफ्यूगल की बात करेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बल है न्यूटन की गति का दूसरे नियम अगर हम याद कर लेते हैं तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब कोई भी m द्रव्यमान का जो ऑब्जेक्ट है वह इस तरह से एक्सेलरेशन में होता है, यानी उसकी जो वेग की दिशा है ऐसे परिवर्तित होती है, यानी उसमें त्वरण जो उत्पन्न होता है वो केंद्र अभिमुख होता है। तो इस लगने वाले बल को भी हम क्या कह देते हैं, अभिकेंद्रीय बल कह देते हैं। वो अभिकेंद्र त्वरण हम पहले से जानते हैं कि वो क्या होता है, उस गतिशील वस्तु के वेग का वर्ग और बटे उस वृत्त की त्रिज्या जिसके केंद्र के अभिमुख ये त्वरण उसमें कहा करता है। तो ये अभिकेंद्र त्वरण में जब हम द्रव्यमान का गुणा कर देते हैं तो इस तरह से अभिकेंद्र बल आपका आ जाता है mv²/r, यानी वह बल जिसकी दिशा वृत्तीय मार्ग में गतिशील वस्तु के लिए सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और गणितीय रूप में जो अभिकेंद्र बल होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और अभिकेंद्र त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इन मैथमेटिक्स वी कैन एक्सप्रेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दिस फॉर्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। बच्चों इसका महत्व तो आपसे एक लाइन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको भी यहां से समझते चलिए। हमने कहा कि जो त्वरण है वो ऐसा होता है कि उसकी प्रवृत्ति केंद्र अभिमुख होती है। तो एक लाइन और कह दिए, यानी जो बल है वह भी दिशा में, चूंकि बल सदिश राशि है तो बल भी क्या होता है, केंद्र अभिमुख होता है। अब इसका महत्व ये है कि अगर ये बल ना लगे तो वस्तु अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थित में कैसे गति करेगी, कैसे गति करेगी, इससे पहले ये जरूरी है कि ये वृत्तीय मार्ग में गति तो नहीं करेगी। कैसे, इसका एक बैकग्राउंड है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल क्या है। बल वह कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या कर सकता है। यहां आप देखिए, करता है मतलब यहां हम रेस्ट स्टेट की बात नहीं करते हैं,
मोशन स्टेट की बात करते हैं, तो जब भी कोई वस्तु गति करती है तो गति में दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो एक होगा कि मैग्नीट्यूड होगा, जो फिक्स रहती है वो चेंज नहीं होती। तो दूसरी चीज क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, मोशन, है ना। अब ये डायरेक्शन चेंज किसके कारण होता है, अभिकेंद्र त्वरण के कारण होता है, यानी एक्सेलरेशन, जिसकी जो डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल होती है। तो इस अभिकेंद्र त्वरण का गुणा जब द्रव्यमान में करते हैं, वॉश में करते हैं, तो वही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। तो ये फोर्स एक ऐसा कारक है जिसके कारण वस्तु की गति किस अवस्था में होती है, वृत्तीय अवस्था में। यानी अगर मार्ग वृत्ति आपको लेना है, यानी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करती है, वृत्तीय मार्ग में गति करती है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। एक लाइन में इसको आप लिख भी लीजिए एज ए फैक्ट कि अभिकेंद्र बल का महत्व ही यही है कि अभिकेंद्र बल के अभाव में कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकती, यानी किसी वस्तु की वृत्तीय मार्ग में गति अभिकेंद्र बल के कारण ही होती है। बच्चों, जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा में जो प्रश्न का स्वरूप है वो इस तरह से आता है कि अभिकेंद्र बल क्या है, उदाहरण के रूप में उपग्रह की गति या उपग्रह की कक्षीय चाल समझाइए। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये उदाहरण। मैं इस उदाहरण की गणितीय विवेचना आपको बताऊं, इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये हम जो उपग्रह की गति का जो कॉन्सेप्ट है वो एक और पाठ में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण नामक एक पाठ है जिसमें इसका फिर से एक्सप्लेनेशन होता है। उसमें ये प्रश्न जो आता है वो इस तरह से आता है कि दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि उपग्रह की कक्षीय चाल या उसका परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अभी आप एक रिजल्ट आप देख रहे हैं कि ये उपग्रह की कक्षीय चाल, में इसको कहूंगा अभी बाद में, ये चाल यानी वेग जो है वो gm/r है। इसमें आप देख रहे हैं कि उपग्रह का द्रव्यमान इस टर्म में सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन यानी ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि उपग्रह की कक्षीय चाल या उपग्रह के परिक्रमण काल का मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आइए इस पर अपन आज इसको किस रूप में एक्सप्लेन करते हैं कि अभिकेंद्र बल के उदाहरण के रूप में उपग्रह की गति की व्याख्या कीजिए या उपग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक निर्मित कीजिए। तो इस प्रश्न में मतलब अभिकेंद्र बल क्या है, उदाहरण से समझाइए, तो आप इसको दे सकते हैं। अभिकेंद्र बल क्या है, उपग्रह की कक्षीय चाल की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आए तब भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और परिभाषा क्या है आपने देख लिया है, महत्व क्या है इसका देख लिया है। अब आइए यानी इसके उदाहरण के रूप में हम चर्चा करते हैं। यहां उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए आप पहले एक लाइन लिख दीजिए बच्चों कि उपग्रह की कक्षीय चाल अभिकेंद्र बल का अच्छा उदाहरण है। ठीक, अब कैसे अच्छा उदाहरण है ये अपन देखते हैं। इसकी गणितीय विवेचना अपन ये लिखेंगे कि मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का, इस मान लेते हमने यूज किया है, m द्रव्यमान का एक कोई उपग्रह है जो अपने ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। अब वो वृत्तीय मार्ग की व्याख्या कर दीजिए। मान लेते हैं कि उपग्रह m द्रव्यमान, यहां कैपिटल यूज कर रहे हैं, m द्रव्यमान की ग्रह कि उस कक्षा के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गतिशील है जिसकी त्रिज्या r है। अब यदि हम ये मान लें कि उपग्रह इस कक्षा में भी वेग से गति कर रहा है, तब गुरुत्वाकर्षण, तब क्या होता है कि इस ग्रह के द्वारा इस उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमने कहा पहले ही कि हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां मैं थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग टू कॉन्सेप्ट के लिए बताता हूं एक लाइन में कि ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड के प्रति आकर्षण का भाव अनुभव करता है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ये एक ग्रह है और ये जो है उपग्रह पर जो आकर्षण बल लगाता है उसको न्यूटन ने डिफाइन किया था और वो होता है G
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है गुरुत्वाकर्षण में, इसका भी डिटेल अपन पढ़ेंगे। ये एम कैपिटल एम जो है उस ग्रह का द्रव्यमान होता है और ये स्मॉल एम जो है उपग्रह का द्रव्यमान होता है। आर इस उपग्रह के लिए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है जिसमें वो गति कर रहा है। तो अब गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा आ गया जिसमें कहते हैं कि प्रत्येक पिंड दूसरे पर ऐसा, है ना। तो उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एम द्रव्यमान का जो उपग्रह है ऐसे वृत्तीय मार्ग में गतिशील है तो उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो होता है GMM अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों अब आपको व्याख्या करनी है उपग्रह की कक्षीय चाल की। तो ये उपग्रह जब इस ग्रह के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसको खींचा चला होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल लगता है वह इस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा संतुलित होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि एम द्रव्यमान का ये उपग्रह ऐसे गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वह परिभाषा से mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक, तब अब ये दोनों क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इसी को कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए कि उपग्रह की कक्षीय चाल को समझाइए, गणितीय व्यंजक निर्मित कीजिए। यही है, यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या आपको समझना है वो ये समझना है, यहां एक लाइन हमें लिखना भी चाहिए कि उपग्रह को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति उस पर ग्रह द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से ही होती है। इसको एक लाइन में लिखना ही चाहिए। क्या कि इस उपग्रह को वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही होती है। अर्थात जब ये संतुलित दशा में वृत्तीय मार्ग में गति करता है, ये लिखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए। अर्थात जब ये उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में या अपनी कक्षा में गति करता है तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह अभिकेंद्र बल के ठीक बराबर होता है। अब इसको गणित में ऐसे लिख देते हैं कि या तो लिखते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 या डायरेक्ट लिख सकते हैं। अतः ये गुरुत्वाकर्षण बल आपके अभिकेंद्र बल के बराबर हो गया। देखिए स्मॉल एम और स्मॉल एल दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाते हैं और आर आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो इधर से बचता है केवल v स्क्वायर और इधर बचता है GM अपॉन आर। तो इस तरह से ये v स्क्वायर इक्वल टू GM अपॉन आर आ जाता है या v इज इक्वल टू आ जाता है रूट ऑफ GM अपॉन आर। इसे ही उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। अब देखिए इसको अगर एक्सप्लेन करें उस क्वेश्चन के लिहाज से कि सिद्ध कीजिए कि उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है तो आपको ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो आपको ये कहने की अनुमति देता है। तो इस तरह से क्लियर होता है कि उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है। इसी तरह से आता है कि अगर मान लो आपको इसी में दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि उपग्रह का परिक्रमण काल जो है वो भी उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तो आप यहां लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, है ना। अब मान लीजिए कि उपग्रह को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो ये एक परिभाषा होती है बच्चों, जब अपन गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे। यहां पढ़ने तो क्या अर्थ है, एक लाइन की बात है इसलिए मैं यहां साथ साथ आपको बताता हूं कि उपग्रह अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने के लिए जितना समय लेता है, एक परिक्रमा पूर्ण करने में जितना समय लेता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। अब देखिए सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। उपग्रह की कक्षीय चाल आपने निकाली है इतना, है ना। और ये तो उपग्रह की कक्षीय चाल की जो परिभाषा है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी आपने क्या कहा, एक चक्र लगाने में कुल समय। तो एक चक्र मान लीजिए यहां से यहां तक आया तो कुल दूरी ये कितनी तय करेगा, कुल दूरी तय करेगा दूरी वही वृत्त की परिधि यानी 2 पाई और r।
अतः चाल बराबर दूरी बटे समय से, अगर हम यहाँ इसको ना भी लिखें, लेकिन चाल बराबर दूरी बटे समय से, यहां समय क्या हो गया, परिक्रमण काल हो गया, यानी परिक्रमण काल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी यानी 2 पाई आर और बटे वही भी, 2 पाई आर बटे भी। अब भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, रूट ऑफ जीएम अपान आर है, तो इसको आप कह सकते हैं कि 2 पाई आर अपॉन ये रूट ऑफ जीएम और ये साथ ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे रूट ऑफ आर। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। अगर इस आर को आप अंदर ले जाएं तो इसको कह सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर और आर ये ही है, तो ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन जीएम, ऐसा दिखने लगेगा, है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हैं 2 पाई आर इंटू रूट ऑफ आर अपॉन जीएम। आपको दिखाना इसमें यह है बच्चों कि ये उपग्रह का परिक्रमण काल भी उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आप लिख सकते हैं कि समीकरण 3 एवं 4 से स्पष्ट है कि उपग्रह की कक्षीय चाल और उपग्रह का परिक्रमण काल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरह से वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल क्या है, इसका क्या महत्व है, और उदाहरण से समझाइए या उपग्रह की गति को समझाइए या सिद्ध कीजिए कैसा और ऐसा, इस तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर आपके पास होता है। और बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स के साथ। अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि कैसे कोई साइकिल सवार वृत्तीय गति में अपने आप को वृत्त के केंद्र की ओर झुका लेता है। आइए बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का द्विवेदी फिजिक्स में। आज हम वृत्तीय गति या अभिकेंद्र बल की एक ऐसी अवधारणा पर बात करते हैं जो सदैव परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। और ये प्रश्न इस तरह से नहीं पूछा जाता कि अभिकेंद्र बल का अनुप्रयोग समझाइए, बल्कि इस तरह से पूछा जाता है कि वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति की गणितीय विवेचना कीजिए। और इससे और ज्यादा प्रचलित स्वरूप जो प्रश्न का है वो ये होता है कि क्या कारण है कि साइकिल सवार मोड़ में अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर थोड़ा सा झुका लेता है। या कभी कभी तो ऐसा किया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति के लिए जो tan थीटा है वो v स्क्वायर अपॉन आरजी के बराबर होता है, या उसका अधिकतम वेग अगर हम इस तरह से भी प्रश्न कर लेते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू आरजी tan थीटा, तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि v इज इक्वल टू रूट ऑफ आरजी tan थीटा होता है। ऐसा मतलब इसका मतलब ये है कि वेग जो है थीटा के समानुपाती होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आया करता है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर की छोटी छोटी जो कंटेंट्स में जो दुविधा होती है उन पर पहले बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसका गणितीय स्वरूप आपको बताते हैं। बच्चों, जब भी ये प्रश्न आए तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, वृत्तीय गति में जाना चाहिए, अभिकेंद्र बल में जाना चाहिए। और इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत भी हमको यहीं से करनी होती है। मतलब पहली लाइन हम जब इस उत्तर की लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की सुरक्षित गति या केवल गति अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग का अच्छा उदाहरण है। और एक लाइन जो बाद में लिखेंगे, अभी आप इसको समझ लीजिए कि साइकिल सवार की जो वृत्तीय गति होती है उसमें साइकिल सवार को सुरक्षित वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति मोड़ पर या मोड़ के केंद्र पर साइकिल के जो पहिए हैं, साइकिल का जो पहिया है और मोड़ का जो केंद्र है, उन दोनों के बीच यानी पृथ्वी के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होती है। मतलब जो आवश्यक अभिकेंद्र बल की प्राप्ति है वह पहिया और मोड़ के केंद्र के बीच लगने वाले घर्षण बल से होती है। इस टाइप का जो बेस है या बैकग्राउंड है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या एग्जामिनर को खुश करने के लिए अपन पहले एक बढ़िया तिलक चंदन लगा लेते हैं,
तो ये तिलक का काम करता है। तो चलिए पहले इस पर जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद मैथमेटिकल इसका ग्राउंड करते हैं। आप देखिए इस फिगर में मैंने प्रयास किया है चित्र बनाने का, और वो इस तरह से है कि ये एक वृत्ताकार मार्ग है, आप देख रहे हैं चित्र में, यानी O A B, यहां से आप सरल रेखा में जाते हैं और ये मोड़ है, मोड़ का केंद्र A है और यहां से मुड़कर आपको B की तरफ जाना है। आपकी सुविधा के लिए हमने ये बताया था कि ये जो साइकिल सवार है इसके यहाँ ये पहिए हैं, ये पहिए आपको दिख नहीं रहे हैं, है ना, ये जो पहिए हैं ये पैडल, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ से हैंडल पकड़े हुए है ये आदमी, है ना, साइकिल सवार। तो इसमें देखिए ये जो है इस हैंड से जो हैंडल संभाला है उसमें जो है एक बल लगता है, इसमें जो हैंडल में हाथ लगा है इससे जो बल F2 लगता है, मतलब ये दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं हैंडल में, तो इसको बल युग्म कहते हैं। और इस बल युग्म के कारण इस साइकिल सवार में घूमने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है उसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। मतलब ये बल युग्म का आघूर्ण भी इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है, जानते हैं आप, ऐसा है ना। अब जब ये सीधे आता है तो क्या कठिनाई होती है और मुड़कर चलता है तो क्या सुविधा होती है, तो इन तमाम चीजों पर बात करते हैं, बात करते जाएंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी लिखते जाएंगे। तो पहले ये चित्र आपने देखा कि किस तरह से ये जो गुरुत्वीय केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र को संभालते हैं F1 और F2, मतलब एक वामावर्ती जो बल है, एक दक्षिणावर्ती बल है। तो कब वामावर्ती बल जो है दक्षिणावर्ती बल के बराबर और विपरीत हो तो हम सुरक्षित साइकिल को निकाल ले जाए मोड़ से। आइए इस को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके आंसर की बात करते हैं। अब इसका आंसर करने के लिए मान लीजिए प्रश्न आता है कि वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति की व्याख्या कीजिए, या कि क्या कारण है कि साइकिल सवार मोड़ में अपने आप को केंद्र की ओर थोड़ा सा झुका लेता है, इस टाइप का। तो आंसर आप यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे कि वृत्तीय मार्ग में साइकिल सवार की गति अभिकेंद्र बल के अनुप्रयोग का अच्छा उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। इसमें साइकिल सवार को मोड़ में सुरक्षित गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल साइकिल के पहिए और वृत्त के केंद्र यानी जमीन के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। अब गणितीय विवेचना, इसमें हम लिखेंगे कि मान लेते हैं कि चित्रानुसार लिख दीजिए बच्चों, तो आपका आधा काम तो खत्म हो जाता है। मतलब ये ABCDEFG उसमें घुस गए पंडित जी, ये सब नहीं लिखने की जरूरत रहेगी। मतलब इन केस कभी कभी आदमी मिस कर जाता है ना, तो कि वो टर्म छूट गई भाई, तो अपन क्या करते हैं उसके लिए बोल दिए कि भाई चित्रानुसार, राइट। अब आपका आधा काम तो अपने आप हल हो गया। तो आप इसमें लिखेंगे कि मान लेते हैं कि एक साइकिल सवार चित्रानुसार वृत्तीय मार्ग में या एक मोड़ में सुरक्षित गति करना चाहता है। तो अगर हम ये पहले कहें कि ये साइकिल सवार का जो द्रव्यमान है साइकिल से वो m है, तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो उस साइकिल सवार का भार हो जाएगा वो कितना हो जाता है, mg हो जाता है ना। तो अपन कहते हैं कि m द्रव्यमान का कोई साइकिल सवार है, वह r त्रिज्या के मोड़ पर या वृत्तीय मार्ग पर भी वेग से सुरक्षित गति करना चाहता है या मोड़ को सुरक्षित पार करना चाहता है। तब परिभाषा से उस पर जो लगने वाले कई बल हैं उनमें से परिभाषा से वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। अब इसमें आपको कोई डेरिवेशन नहीं देना, आप जानते हैं कितना होता है। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। इसके अलावा साइकिल सवार पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं। एक तो ये कि घर्षण बल कार्य करता है यहां पर A पॉइंट पर, और दूसरा तीसरा बल साइकिल सवार का भार mg जो सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और इस ऊर्ध्वाधर भार को संतुलित करने के लिए प्रतिक्रिया बल जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं वो F=mg कार्य करता है। ऐसा आप लिख दीजिए। अब दोनों परिस्थितियों को उसको समझा दीजिए। जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको समझा दीजिए कि क्यों हमें थोड़ा सा झुककर चलना चाहिए।
तो यहां पहले लिखिए कि अब यदि मोड़ को साइकिल सवार सीधे पार करता है तब क्या होता है। जब साइकिल सवार सीधे पार करता है तो ये जो साइकिल सवार का भार mg है वो तो अभिलंब प्रतिक्रिया के द्वारा संतुलित हो जाता है। तो इसमें जो वामावर्ती बलयुग्म का आघूर्ण है दक्षिणावर्ती बलयुग्म के आघूर्ण से संतुलित हो जाता है। लेकिन जो ये घर्षण बल है, घर्षण बल के कारण इसमें मोड़ के केंद्र के बाहर की ओर साइकिल सवार पर बल लगने लगता है, जिससे उसके बाहर की ओर गिरने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक लाइन लिख दिया, ये जरूर लिखिए कि जो साइकिल सवार का भार है वो तो अभिलंब प्रतिक्रिया के कारण संतुलित हो जाता है, लेकिन इस घर्षण बल के कारण उसमें बाहर की ओर अतिरिक्त बल लगने लगता है, जिससे उसके गिरने का खतरा रहता है। अतः जब साइकिल सवार थीटा कोण से झुककर चलता है तो एक पॉइंट पर जो साइकिल सवार के पहिए और केंद्र में पॉइंट ए पर जमीन के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वह आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। इस आवश्यक अभिकेंद्र बल के घर्षण बल के बराबर हो जाने से ये वामावर्त दिशा में जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है दक्षिणावर्त लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के ठीक बराबर हो जाता है। अब जब ऐसा आपने लिख दिया तो उसकी मैथमेटिक्स लिख दीजिए। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये बल आपका वही भार है और इधर बल क्या है? घर्षण बल है। तो ये जो भार है और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ ये जीबी होगी, mg यानी जो भार के लिए वो जो संतुलित करता है तो ये क्या दूरी हो जाती है? जीबी हो जाती है यहाँ पर, है ना, संतुलित करने के लिए। तो ये भार जो है इससे लंबवत दूरी ये है ना, क्योंकि ये जो है ये दोनों समांतर हो गई तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? लंबवत दूरी हो गई। आपको बहुत समझाना नहीं है, आपने कह दिया कि चित्रानुसार, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि mg इंटू जीबी। और इसी तरह से घर्षण बल चूंकि इस दिशा में लगता है, ऐसे लगता है तो ये इसके समांतर हो गया, तो इसकी जो लंबवत दूरी होगी वो क्या होगी? ab हो गई। तो इस तरह से भार के लिए mg इंटू जीबी और इज इक्वल टू f इंटू ab, ऐसा आपने लिख दिया। अब जीबी और एबी को अपने को भाई अपना जो m है वो क्या है? थीटा को एक्सप्रेस करना है। तो अब संपूर्ण त्रिभुज में ये जीबी और एबी को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में डिफाइन कर लीजिए। तो ये जीबी बराबर आ जाता है आपके पास जीए इंटू साइन थीटा यानी ऊर्ध्वाधर घटक, और ये आ जाता है यफ का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक यानी कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक यानी साइन थीटा। तो इस तरह से mg ये जीबी को आप लिख देते हैं डायरेक्ट जीए इंटू साइन थीटा, और यफ के साथ जो उसका क्षैतिज घटक है उसको लिख देते हैं f इंटू जीए कॉस थीटा। तो इस तरह से ये जीए सेम थिंग होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, म्यूचुअल परस्पर इनको अपन बाहर कर देते हैं। तो आपके पास बचता है ये mg इंटू साइन थीटा और यह मिलता है f इंटू कॉस थीटा। आपको ज्ञात करना है f की वैल्यू, तो f इज इक्वल टू ये आ जाता है mg और इंटू साइन थीटा, और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा mg इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें मालूम है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम आसानी से क्या लिखते हैं? टेन थीटा लिखते हैं। आपको एक थीटा ज्ञात करना है, तो f का कंपैरिजन किससे होगा? थीटा से होगा। तो f इज इक्वल टू आपके पास आ गया mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी mg टेन थीटा। अब ये f क्या है भाई? f क्या है? ये जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल है, जो कहां से प्राप्त होता है? घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान आपके पास है f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये आपने पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो ये mv स्क्वायर अपॉन यानी f की जगह आपको क्या रख देना है? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg इंटू टेन थीटा। यहां से आप देखिए बड़ी सरलता से स्मॉल m और स्मॉल m बोथ साइड से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू जी टेन थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं सीधे टेन थीटा इज इक्वल टू
v स्क्वायर अपॉन r है, ये g इधर आ जाएगा, तो tan थीटा स्क्वायर tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास बच जाएगा v स्क्वायर अपॉन r g। यही प्रूफ कर लीजिए। तो यही अब सुरक्षित गति से पार करने के लिए इसको tan थीटा का मान v स्क्वायर अपॉन r g होना चाहिए। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि चाल कितनी होनी चाहिए, या सिद्ध कीजिए कि साइकिल सवार की चाल जो है थीटा के समानुपाती होती है, इस टाइप का पूछा जाता है। तो आप यहां से और एक लाइन आगे जाते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आ जाएगा r g tan थीटा, या v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ r g tan थीटा। यदि tan थीटा के रूप में लिखना हो या थीटा के रूप में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइकिल सवार जिस मोड में गति करता है उसकी त्रिज्या फिक्स रहती है और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के एक बिंदु पर निश्चित ही रहता है। यानी दोनों ये राशियां क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएंगी तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ tan थीटा, या ऐसा लिख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ थीटा। यानी साइकिल सवार को जितनी तेजी से मोड़ को सुरक्षित पार करना है, जितनी ज्यादा वेग उसको सुरक्षित गति के लिए चाहिए, वह मोड़ पर उतना ज्यादा अपने आप को झुका ले, है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न गणितीय विवेचना में अक्सर आता है, 4 नंबर का आता है, कभी कभी तो 5 नंबर का आ जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी तो आता है कि 2 नंबर आपको देना होता है एग्जामिनर को। मान लीजिए आपके साथ वो ज्यादती करना चाहता है, तब भी हम तो अच्छे लोग हैं भाई, अब 2 नंबर के लिहाज से आंसर इसका कर लें, है ना। तो यही मैं आपको 2 नंबर के लिहाज से बता देता हूं कि क्या कारण है, अगर ऐसा प्रश्न 2 नंबर का है या 3 नंबर का, क्या कारण है कि साइकिल सवार मोड़ में अपने आप को केंद्र की ओर कुछ झुका लेता है। तो आपको बताना है कि साइकिल सवार को मोड़ में सुरक्षित गति करने के लिए आवश्यक केंद्र बल साइकिल के पहिए और केंद्र या जमीन से प्राप्त होती है। मोड़ के केंद्र के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। जब साइकिल सवार अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर थोड़ा झुका लेता है तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा से ये स्पष्ट होता है। अब ये पूरी गणित आपको बतानी है भाई, आपको 2 नंबर मिलना, तो v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा से स्पष्ट होता है कि थीटा का मान जितना ज्यादा होगा उतना सुरक्षित गति से वह अधिक चाल से भी मोड़ को सुरक्षित पार कर सकता है। तो इस तरह से आपको छोटे क्वेश्चन के आंसर के लिए भी तैयार रहना है, जो बड़े क्वेश्चन के रूप में, डेरिवेशन के रूप में भी आपको तैयार रहना है। तो ये अभिकेंद्र बल से संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न हुआ करता है, एक अवधारणा हुआ करती है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए और इसी तरह की जो सभी अवधारणाएं फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स की सभी अवधारणाएं प्राप्त करने के लिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। यानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए आनंददायक फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।